ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और आज हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। ठीक है, आज डेट है 24 दिसंबर 2021 और मैं दीपक सिंह आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ नेशनल इनकम। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब शुरुआत में ये सब चीज़ें हो गई, अब वो नीचे हो जाए फ़ोन कोई समस्या नहीं। ठीक, चलिए तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्या है नेशनल इनकम, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। चलो खाली हो गया। ओके, तो नेशनल इनकम मतलब क्या होता है भाई? नेशनल इनकम मतलब अगर आप घर में देखें हाउस इनकम, फादर इनकम, योर इनकम, वैसे ही क्या है नेशनल इनकम। तो अगर आपको अपने घर की इनकम देखनी है तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, या तो आप देख लें कि भाई आपके यहाँ कितने लोग कमाने वाले हैं, है ना, सारे कमाने वाले जितने लोग कमाने वाले हैं और उनको आप सबकी आय को आप कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए। तो आपको एक इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि ये क्या है आपकी इनकम। दूसरा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं बाय एक्सपेंडिचर और सेविंग के मदद से। आप ये देख लें कि आपने कितना भाई अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो दैनिक कमाने वाला है डेली, ठीक है, पिताजी सरकारी वकील है कि प्राइवेट है, तो वो उनसे कभी पूछना कि आप कितना कमाते हैं महीने में, तो बताएंगे कि मैं 1 लाख कमाता हूँ कि 1.5 लाख कमाता हूँ, कितना कमाता हूँ, नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है, पता चले आज 10 रुपये मिले, कल पता चले 10,000 मिल जाए। ठीक, तो अब जहाँ पर इनकम फिक्स नहीं है, भाई गवर्नमेंट जॉब वाला तो पता है उसको 50,000 मिलना तो मिलना है, तो वो कैसे वो निकाल सकता है अपनी इनकम? वो निकाल सकता है अपने आय के आधार पर, इनकम के आधार पर। जहाँ पर इनकम को आय के आधार पर निकालना संभव नहीं है, तो एक दूसरा उपाय भी क्या है कि आप एक्सपेंडिचर आप अपने कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि आसान है। एक्सपेंडिचर आपने कैलकुलेट कर ली, कितना इतना हमने खर्चा किया, उसके बाद आपने देख लिया कि इतना मैंने क्या कर लिया, सेविंग कर लिया। अब वो सेविंग किसी भी रूप में हो सकती है, आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो सेविंग हो गई, ठीक है, आपने उसको बैंक में रख दिया, सेविंग हो गई, है ना, सोना बना के अपने घर में रख दिया, सेविंग हो गई। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप बाई इनकम आप देख सकते हैं कि आपका कुल महीने में जितना आपने कमाया तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि एक्सपेंडिचर देख लीजिए और प्लस जो है सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग को आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा आपकी इनकम क्या है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम देश के बारे में आते हैं कि देश की जो इनकम है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो उसके भी कुछ अलग अलग उपाय हैं। ठीक, जैसे कि हम क्या करेंगे, हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। कुछ टर्म यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सभी टर्मों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि एक टर्म है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, जीडीपी से ही हम लोग देखेंगे एक और टर्म है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और इधर देखेंगे हम नेशनल और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये हम लोग यहाँ पर ये कुछ टर्म देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कस्टमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना, कस्टमर प्राइस इंडेक्स हम लोग देखेंगे सीपीआई को, कस्टमर प्राइस इंडेक्स। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे और इससे हम लोग देख सकते हैं कि जब ये चीज़ें हम लोग समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम देश की इनकम को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके कुछ और भी आधार है, जैसे कि बेस फैक्टर होता है, एक मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, तो उनको भी हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर हम बेस फैक्टर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम मार्केट प्राइस के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, तो इन सब चीज़ों को। ठीक, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हम लोग इसके इतिहास में चलें, है ना। तो नेशनल देखते हैं हम लोग इसके बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी कि जो नेशनल जो इनकम है, राष्ट्रीय आय, इसको कैलकुलेट कौन करता है, कौन सा संगठन है जिसके पास ये जिम्मेदारी है इसको कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, और फिर हम लोग उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेशनल आय की गणना एक संगठन है जिसका नाम है CSO। क्या नाम है? CSO। तो जो हमारी नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO करता है। फुल फॉर्म इसका क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि ऑफिस कहीं पर बोला जाता है, कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, कब गठन इसका हुआ? 2 मई
1951 में। हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो एक तो ये संगठन है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय सांख्यिकी आयोग संगठन। हेलो, हाँ जी, कौन? नहीं, अभी मैं क्लास में हूँ। अभी देख कोचिंग के बारे में जो पता करना है क्लर्क को फ़ोन कीजिए। परेशान कर रहे हैं यार लड़के यार। मुझे तो जो है डबल सैलरी मिलनी चाहिए, कि मैंने कहा था तो ऑफिस का काम करता हूँ, आधा लड़कों को तो इंक्वायरी देने का काम करना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो संगठन है आपका CSO। एक और संगठन है जो इस काम को करता है, उसका क्या नाम है? NSSO। हाँ, ठीक है ना। तो देख लीजिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए दो ऑफिस हैं, एक तो CSO है, एक NSSO है। NSSO का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है। और इसका गठन हुआ था 1950 में। ठीक है ना, गठन कब हुआ था? 1950 में। तो CSO है और एक है आपका NSSO। अब देखते हैं कि जो NSSO है और CSO है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो CSO है ये संगठित क्षेत्र के जो आय हैं उनको कैलकुलेट करता है ना, संगठित क्षेत्र के। जो NSSO है ये असंगठित क्षेत्र में जो भी आय हो रही है उसको कैलकुलेट करता है। तो NSSO की तरफ लिख लीजिए, ये असंगठित क्षेत्र, ये असंगठित क्षेत्र कृषि, ये असंगठित क्षेत्र कृषि आदि के आंकड़े इकट्ठे करता है। ये असंगठित क्षेत्र कृषि आदि के आंकड़े इकट्ठे करता है। जबकि जो CSO है ये संगठित क्षेत्र, जैसे कि आपकी इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, जो आपके नौकरी पेशे वाले जो सैलरीज वगैरह हम दे रहे हैं, तो ये सब संगठित क्षेत्र में आएगा। तो CSO जो है संगठित क्षेत्र में आंकड़े इकट्ठे करता है और NSSO असंगठित क्षेत्र के। ठीक है, अच्छा, एक मिनिस्ट्री है जिसके तहत ये काम होता है। ये मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ ये मतलब सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। हाँ, अरे यही सांख्यिकी, ठीक है, एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री का नाम है। MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, क्या नहीं समझ में आया? अरे एक मिनिस्ट्री है जो कि इस CSO और आपका NSSO को क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है ना भैया। देखिए MOSPI ये क्या है? एक मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, जिसके अधीन CSO और NSSO, इसको हटा दें। अच्छा, पहले लिखने का मौका दे दिया करेगा हमको। जैसे आपने बोला कि CSO को लिखना था तो हम लिख रहे हैं, ओके आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, ठीक है, माय मिस्टेक। ठीक, चलो, तो एक मिनिस्ट्री है, क्या नाम है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये दो विभाग काम करते हैं। हाँ, इसके अधीन ये दोनों विभाग काम कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी मंत्रालय के अधीन ये दोनों विभाग काम कर रहे हैं। ये काम कर रहा है संगठित क्षेत्र के आंकड़े इकट्ठे कर रहा है और ये असंगठित क्षेत्र के आंकड़े इकट्ठा कर रहा है। असंगठित क्षेत्र के जो भी आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे उसमें अधिकतर जो है अनुमान लगाना पड़ेगा। मान के चलिए, अब जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि दूध का व्यापार कर रहा है, और दूध का व्यापार कैसे कर रहा है? छोटे स्केल पर कर रहा है। तो हम आप दूध लेने उसके यहाँ नहीं चले जाते,
तो अब उसका सरकार को कैसे पता चलेगा कि भाई वो भी तो एक तरीके से क्या कर रहा है, वो भी तो नेशनल इनकम में अपना सहयोग कर रहा है ना। लेकिन अब उसको वो कैसे पता चलेगा हमें? या फिर कोई मजदूर है तो मजदूर को भी क्या मिल रहा है, जो डेली का वेजेस मिल रहा है वो भी हमको नहीं पता चलेगा, है ना। तो ये सब क्या, ये असंगठित क्षेत्र हैं। और जो NSSO है ये क्या करता है, ये असंगठित क्षेत्र में जो भी आय का सृजन हो रहा है उसका एक तरीके से अनुमान लगा करके, वो प्रिडिक्शन करके बताता है कि लगभग इतनी इनकम जनरेट हुई असंगठित क्षेत्र से। जबकि जो CSO है ये तो क्या है, ये तो बिल्कुल काफ़ी हद तक एक्यूरेट डेटा दे सकता है, क्योंकि इसके पास सब क्या है भाई, ये सब कर क्या था, संगठित क्षेत्र के आय के आंकड़े इकट्ठे करता है। और संगठित क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र में जितना भी आपको सैलरीज वगैरह मिल रही हैं, इन सभी के आंकड़े इकट्ठा कर रहा है ये, ठीक है जी। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। आप देखें हम लोग, हाँ एक पॉइंट और लिख लीजिए, फैक्चुअल पॉइंट। सांख्यिकी मामलों का जनक, सांख्यिकी ये जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी मामलों का जनक PC महालनोबिस को कहा जाता है। सांख्यिकी मामलों का जनक PC महालनोबिस को कहा जाता है। PC महालनोबिस, जो जिन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान का मॉडल प्रस्तुत किया था, PC महालनोबिस को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी प्रस्तुत किया था। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी प्रस्तुत किया था। एवं 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। एवं 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए जो विकास की दर है ना, उसको अगर तीव्र करना है, भाई जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की दर को तीव्र करना है, तो इसके 3 कारक हो सकते हैं। 3 कारकों को हम लोग शामिल करके जो भी विकास की दर है, डेवलपमेंट की जो स्पीड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रेशियो को तेज कर सकते हैं। एक तो कारक क्या होगा, डेवलपमेंट रेट को अगर तीव्र करना है तो इसके क्या हो सकते हैं, 3 कारक हो सकते हैं। एक कारक तो क्या हो गया, पूंजी, कैपिटल, ठीक है ना। दूसरा कारक है प्रशासनिक तंत्र, और तीसरा जो कारक हो जाएगा ये हो जाएगा सही आंकड़े। अगर हमें क्या मिलने लगे, अगर हमें सही एक्यूरेट, हमें अगर सारे आंकड़े वगैरह प्राप्त होने चालू हो जाएं, तो एक जो भी सही आंकड़े हैं इन तक अगर हमारी पहुंच निर्धारित हो जाए, तो ये 3 क्या हैं, ये 3 कारक हैं डेवलपमेंट की स्पीड को तेज करने के। या सही आंकड़े की जगह अगर मैं कह दूं कि एक योजनाबद्ध तरीके से, एक क्या कह दें उसको, प्लानिंग कह दें, है ना। सही आंकड़ों की जगह अगर हम कह दें, ये वर्ड ज़्यादा सही रहेगा, हम कह सकते हैं कि एक प्लानिंग, है ना, एक प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग के तहत कोई काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट की दर है वो ज़्यादा तेज होगी, सीधी सी बात है। और अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग के लिए क्या ज़रूरी है, सही आंकड़े मिलने चाहिए। भाई अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में हमारी ग्रोथ रेट ये होगी, ठीक है, या फिर हम अपने आप को वहाँ पर देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। और प्लानिंग के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास सही आंकड़े इकट्ठे होने चाहिए। भाई गवर्नमेंट को तो जब सही आंकड़े इकट्ठे होंगे गवर्नमेंट के पास, तभी तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा ना कि हमारी जो है नेशनल इनकम क्या है, और उसी के बिहार पर वो अगले 5 वर्षों का प्लान निर्धारित किया जाएगा। ठीक, तो पहला तो हो गया पूंजी, दूसरा प्रशासनिक तंत्र, ये भी एक कारक है डेवलपमेंट की रेट को इंक्रीज करने का, और तीसरा है प्लानिंग, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग हो। और प्लानिंग के लिए क्या जरूरी है, प्लानिंग के लिए जरूरी है सही आंकड़े, सही आंकड़ों की प्राप्ति।
और यही जो सही आंकड़े हैं इन्हीं की प्राप्ति कराने के लिए किनका रोल आता है, CSO का और NSSO का। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी प्लानिंग कर रही है डेवलपमेंट के लिए तो उसके लिए क्या है, वो आंकड़ों पर ही डिपेंड होगी। और आंकड़े कौन उपलब्ध कराएंगे, CSO और NSSO। ठीक है, चलिए। तो ये 3 कारक हो गए हमारी जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज़ करने के। ठीक, चलिए अब डालिए सीधे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ये तो कुछ इसके फैक्चुअल चीज़ें नहीं जो इसको डिपेंड कर रही हैं जिस पर। अब सीधे हम लोग चलते हैं नेशनल इनकम पर। ठीक है, आओ। एक टर्म होता है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है ना। तो 2015 से क्या किया गया कि यही जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है या जो GVA है, इसी से निकालना चालू किया गया GDP ऑफ मार्केट, GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है। या अगर हम कह दें कि सबसे जो छोटी इकाई है वो माना गया GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है ना। इस GVA से ही 2015 से इस GVA से ही GDP एट मार्केट प्राइस निकालना चालू किया गया। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि आखिरकार ये GDP है क्या, है ना। GDP को समझते हैं। तो अच्छा, GDP और GNP में काफ़ी बारीक एक ही मेजर अंतर है जिससे GDP और GNP दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर GDP पूछे, GDP क्या है, क्या बता सकते हैं आप? हाँ, सर, किसी भी देश में सर एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। ठीक है। तो अब एक बार बताओ, भारत का जो EEZ जोन है लगभग 276 किलोमीटर तक भारत की जो मेन लैंड है उससे समुद्र में है। तो वहाँ पर अगर कोई पेट्रोलियम उत्पाद निकल रहा है ना, तो वो GDP के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है। देखिए, एक होती है राजनीतिक सीमा, पॉलिटिकल, और एक होती है आर्थिक सीमा। आर्थिक सीमा कुछ अधिक व्यापक है। ठीक है। राजनीतिक सीमा अगर हम देख रहे हैं तो राजनीतिक सीमा क्या है, भारत की जस्ट सीमाओं के भीतर तक। ठीक है ना। तो जो आर्थिक सीमा है वो राजनीतिक सीमा से कहीं बड़ी परिकल्पना है। तो ये कहा GDP के अंतर्गत ये है कि कोई अगर देश है तो इस देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, कुल प्रोडक्शन हो रहा है एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक माना जाता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है कब से कब तक माना जाएगा, 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 2022 के। तो एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर, है ना, एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर किसी देश की आर्थिक सीमाओं के अंदर, एक किसी वित्तीय वर्ष में एक देश की जो आर्थिक सीमाएं हैं, आर्थिक सीमाएं कितनी हो सकती है, ये मेन लैंड तो हो ही सकती है, और जो EEZ जोन है यानी कि 200 नॉटिकल मील तक, ये भी क्या इसमें आ जाएगा, इसकी आर्थिक सीमा में आ जाएगा, है ना। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर कुल जितना भी सेवा क्षेत्र और जो आपकी जो सेवा क्षेत्र है या फिर जो वस्तु हैं, इन दोनों में जितना भी क्या हो रहा है, जो भी इनका उत्पादन हो रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन हो रहा है, उसका टोटल जो मौद्रिक मूल्य है, टोटल जो मूल्य है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा GDP। उसी को हम किस में शामिल कर लेंगे, GDP में। ठीक है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें शामिल किए जाएंगे। अगर हमें GDP को देखना है तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, पहला, एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष के भीतर, ठीक, किसी देश की आर्थिक सीमाओं में, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर, ठीक है ना, वस्तु एवं सेवाओं, वस्तु एवं सेवाओं का, ठीक
वस्तु एवं सेवाओं के, अब इसमें एक वर्ड आता है अंतिम मूल्य। वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य का कुल जो मौद्रिक मूल्य है, वस्तु एवं सेवाओं के जो फाइनल प्राइस है, अंतिम मूल्य, उसका जो टोटल जो मौद्रिक मूल्य है वो सब मिलाकर किसमें आ जाएगा, जीडीपी के अंदर। अब ये अंतिम मूल्य टर्म थोड़ा सा ये टिपिकल है। वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, ये वस्तु सेवाओं का अंतिम मूल्य, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और इसका जो है टोटल जो मौद्रिक मूल्य जो हमने इसको क्या किया, कैलकुलेट किया। ये चारों पॉइंट मिला करके डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, जीडीपी की। अब ये तो हो गई साइंटिफिक लैंग्वेज। अब हमारी लैंग्वेज में समझो, एक पूरा देश है, उस देश के अंदर मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। एक कंपनी है, मान के चलिए टाटा, है ना, और दूसरी कंपनी में कह रहा हूँ कि सपोज दैट टेस्ला आ गई, ठीक। तो अब यहाँ पर टाटा भी काम कर रही है, वो भी प्रोडक्शन कर रही है, वस्तुओं को प्रोडक्शन कर रही है, सेवाएं भी, ठीक है, प्रोड्यूस कर रही है। साथ ही साथ टेस्ला भी भारत में आई, वो भी प्रोडक्शन कर रही है, वस्तुओं का भी, कारों का भी प्रोडक्शन कर रही है। और उसने अपने जो कार से संबंधित जो उसने क्या बना रखे हैं, हेल्प सेंटर बना रखे हैं, कस्टमर केयर, तो उसमें क्या कर रहा है, सेवाओं का भी प्रोडक्शन कर रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है कि जितना भी देश की सीमा के अंदर कुल प्रोडक्शन हो रहा है, वो चाहे वस्तुओं का हो चाहे सेवाओं का हो, उन सबको मिला करके कुल जितना मूल्य का निर्धारण होगा वो सब क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। ये सब अब इसमें ये मतलब नहीं है कि भारतीय व्यक्ति इसमें जॉब कर रहे हैं कि विदेशी व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, यानी कि जो भी देश की सीमाओं के अंदर जो भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो सब किसके अंदर कैलकुलेट कर लिया जाएगा, जीडीपी के अंदर, ठीक है। चलो, अब एक वर्ड इसमें आ रहा है अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य क्या है, जैसे सर कपास है, तो कपास निकला तो वो मतलब है कि अगर उसका अपन ने रजाई वगैरह बना दी, हाँ, कोई भी कपड़ा, जैसे मान के चलो कि तुम एक लैपटॉप लेने जा रहे हो, है ना, तो आप तो लैपटॉप की कीमत देंगे यानी 40,000, और लैपटॉप के अंदर कितने सारे अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट लगे हुए हैं, है ना, इंटेल का प्रोसेसर भी लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो लगी हुई है ना, तो जितने भी प्रोडक्ट अलग अलग, ठीक है, जो आपकी रैम है किसी और की होगी, तो मतलब उसमें कम से कम सैकड़ों प्रोडक्ट उसमें लगे हुए हैं और सैकड़ों कंपनियां मिलकर बना रही हैं। बैटरी किसी और कंपनी की होगी, ठीक। तो ये जो जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक कंपनी है, मान के चलिए एप्पल है या HP है, तो क्या कर रही है, वो सारे कंपनियों से प्रोडक्ट को लेकर के उसको क्या कर रही है, असेंबल कर रही है, और आपसे वो जो पैसा ले रही है वो तो पूरा असेंबल करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट का ले रही है। आपसे अलग अलग पैसे तो ले नहीं रही कि बैटरी का अलग पैसे ले या फिर प्रोसेसर का अलग ले, है ना, विंडो का अलग ले। तो यही जो आपसे जो फाइनल पैसा लास्ट में अंतिम, यानी कि जो फिनिश्ड पूरे गुड का जो आपसे पैसा लिया गया, वही क्या कहलाएगा, अंतिम मूल्य कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब मान लीजिए चलिए कार बन रही है टाटा की, अब उसमें हो सकता है कि उसमें जो टायर लग रहे हैं वो कहीं और से आ रहे हैं, ठीक ना, इंजन कहीं और से आ रहा है। तो अब ये नहीं कि उन सबको अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा, नहीं, कार टाटा की बनी, टाटा ने कार जितनी अपनी बेची, वो फिनिश्ड जो गुड है उसका अंतिम मूल्य कैलकुलेट कर लिया जाएगा किसके अंदर, जीडीपी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, अंतिम मूल्य। तो इसको जो है इसको ज़रा लिख लो, जीडीपी की डेफिनेशन, जीडीपी की डेफिनेशन लिख लो। पहले पॉइंट डाल के लिख लो, फिर मैं उसको लिखवा देता हूँ लैंग्वेज में। ठीक, और ये जब अब हम जितना भी कैलकुलेशन कर रहे हैं नेशनल इनकम का, सब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब अब जीडीपी हो चाहे जीएनपी हो, इसको हम मार्केट प्राइस में सारा कुछ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, इस जीडीपी के अंतर्गत वो शामिल होंगे कि नहीं जो हमारे दूतावास दूसरे देशों में बने हुए हैं? भाई हर एक देश में तो हर एक दूसरे कंट्री का एक वो होता है ना दूतावास, ऐसे नहीं होती इनकम। और अगर इनकम होगी तो वो
सोशल उससे इनकम नहीं होती। आप जो है वो कोई अगर भारत आना चाह रहा है तो वो पैसा वहीं जमा करेगा, उसको वीज़ा चाहिए तो वीज़ा की फ़ीस वहीं जमा करेगा, वो सब इनकम है तो हो रही है। तुम्हें क्या लग रहा है कि दूतावास से इनकम नहीं होती? अगर से इनकम हो रही है तो वो नेशनल इनकम में जुड़ जाएगा। सुनो मेरी बात, इधर सुनो। जो भी दूतावास होता है ना किसी भी देश में, वो चाहे किसी भी देश में हो, जितने में वो दूतावास बना है उतनी जगह को भारत की ही मुख्य भूमि ही माना जाता है। समझे? दूतावास की इंपॉर्टेंस। यहाँ पर अगर अमेरिका का दूतावास है तो उस दूतावास के अंदर अमेरिका का ही कानून चलेगा। अगर किसी व्यक्ति को, अरे अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ थी, 20-25 दिन पहले की न्यूज़ की, एक बहुत बड़ा हैकर था और वो जो है कहाँ के दूतावास में आ घुसा था यार, इथियोपिया के, हाँ इथियोपिया के दूतावास में लगभग मेरे ख्याल से 20 से 22 सालों से घुसा हुआ है। और जो अमेरिका, वो अंदर ही वहीं दूतावास में बैठे बैठे उसने अमेरिका के पूरे चुनावों को प्रभावित कर डाला। जिस समय वो हिलेरी क्लिंटन और ट्रंप का चुनाव हुआ था तो उसने हिलेरी क्लिंटन के तमाम जो है चैट वगैरह और बहुत सारी ईमेल्स वगैरह उसने वायरल कर दी थी दूतावास में बैठे बैठे। लेकिन सोचो अमेरिका जैसा देश भी इथियोपिया के दूतावास में घुस करके, भाई ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन के अंदर था इथियोपिया का दूतावास और वो व्यक्ति था रशियन और वो घुसा हुआ था उस दूतावास के अंदर लगभग 20 साल से। वहीं दूतावास में ही सोचो इतने 600-650-700 वर्ग गज के दूतावास में वो रह रहा था पिछले 20-22 सालों से। वहीं उसकी शादी भी हो गई, वो एक डॉक्टर आती थी उसके रेगुलर चेकअप करने से, शादी भी हो गई इसकी, ठीक है। तो लगभग 20-22 सालों से वो दूतावास में, अभी उसको जो है निकाला गया है। कब निकाला गया? जब उसकी क्या कर दी गई, जो नागरिकता है वो नागरिकता खत्म करवा दी गई उस देश के द्वारा। अब जब नागरिकता खत्म हो गई तब अब उसको निकलाया गया यहाँ से दूतावास से, ठीक है। तो वो जो दूतावास है उसके अंदर, उसकी सीमाओं के अंदर उस देश का पूर्ण संप्रभुता होती है। कोई भी जिस देश में दूतावास है उस देश की जो सेनाएं हैं उसके अंदर इंटर नहीं कर सकती। ऐसा भी सर अयोध्या में धार्मिक दूतावास बन रहे हैं तो उसमें क्या होगा? वो धार्मिक दूतावास वो अलग मैटर है। ये जो भी आपके राजनीतिक दूतावास हैं, फिर ऐसे बनेंगे तो हाँ। वहाँ से इनकम कैसे होगी? कहाँ से इनकम नहीं होगी? दूतावास जैसे इंडिया में बन रहे हैं अयोध्या में, हाँ, तो उससे कौन सी इनकम होगी? ये मैंने अभी तो पहले बात, मैंने धार्मिक दूतावास मैंने अभी टर्म सुना नहीं तो उसमें मैं कमेंट कुछ करना नहीं चाहूँगा। भाई जैसे जो दूतावास जो होते हैं, मान के चलिए कि हमारी दिल्ली में देखिए तो मोस्टली सभी देशों के दूतावास होंगे। भाई कुछ ऐसे देश होंगे कि बहुत छोटे देश हैं उनके अरे ये तुवालू वगैरह का दूतावास तो दिल्ली में, मेरा जो कजिन था वो जिस सोसाइटी में रहता था उस सोसाइटी के एक फ्लैट में था तुवालू का दूतावास। मतलब फ्लैट में 2 BHK फ्लैट था, उसमें दूतावास था। अब सोचो कि, लेकिन जिस क्षेत्र में वो दूतावास है वो पूरी की पूरी टेरिटरी मानी जाएगी उस देश की। तो अगर हमारा जो भारतीय दूतावास कहीं भी किसी भी देश में है उससे जो भी आय जनरेट हो रही है वो भी GDP में आएगी। क्योंकि मैंने क्या कहा कि राजनीतिक और आर्थिक सीमाओं के भीतर जितना भी कुल उत्पादन हो रहा है वस्तु और सेवाओं को, तो सेवा ही तो उत्पादित हो रही है। भाई कोई वहाँ पर मान लीजिए कनाडा में दूतावास है हमारा, तो कोई कैनेडियन वहाँ आया और हमसे क्या मांग रहा है, वीज़ा मांग रहा है भारत आने का वहाँ दूतावास में, तो उससे एक फ़ीस ली जाएगी वीज़ा के रूप में। तो फीस क्या है, वो भी तो आपकी इनकम हो गई तमाम, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारे फीस वगैरह ली जाती हैं। तो ये अच्छा पॉइंट है। इसमें हम लोगों को लगता है कि हमें सिर्फ ये लगता है कि भाई ये हमारा भारत है और भारत के चारों तरफ का जो समुद्र है यानी ये इसका EEZ हो गया, तो केवल जितना प्रोडक्शन इतने में हो रहा है इस क्षेत्र में, केवल यही है हमारे क्षेत्र में GDP में। नहीं, जो भी किसी देश के अंदर जितने भी क्षेत्र में हमारा दूतावास है वो भी माना जाएगा इसी के तहत, हाँ ठीक। लेकिन उसमें अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो वहाँ पर जाकर के जॉब कर रहा है, वो नहीं माना जाएगा। भाई जाकर के किसी वहाँ की कंपनी में जॉब कर रहा है उसको नहीं माना जाएगा। केवल दूसरे देशों में जितने में हमारा दूतावास है उतनी सीमा, क्योंकि वो भारत की एक तरीके से सीमा है ना, भारत का ही क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हो गया ये आपका क्या है GDP। देखिए लिखवाऊँ सर, लिखवा दूँ? अभी आएगा ना, अभी आएगा हाँ, अभी आएगा। वो GDP के अंतर्गत नहीं था, वो GNP के अंतर्गत आएगा। हाँ, तो लिखिए एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की आर्थिक सीमा एवं राजनीतिक सीमा के भीतर, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की आर्थिक एवं राजनीतिक सीमा के भीतर सभी लोगों के द्वारा
सभी लोगों के द्वारा जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनके अंतिम मूल्य को मिलाकर जीडीपी में शामिल किया जाता है, जीडीपी में शामिल किया जाता है, जीडीपी में शामिल किया जाता है। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अगला पॉइंट लिखिए जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जीएनपी क्या होता है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी मतलब क्या है? जीएनपी इज इक्वल टू होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक तो जीएनपी में क्या शामिल किया जाएगा? हमने शामिल किया उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जितना भी हम आर्थिक सीमाओं के अंदर जितना उत्पादन कर रहे हैं उसको शामिल कर लिया, प्लस जो आपके प्रवासी भारतीय हैं, जो भारत के लोग जो विदेशों में रह करके जॉब कर रहे हैं, तो वो भी भारत में पैसा भेज रहे हैं, उनके यानी कि प्रवासी भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय। ठीक, और इसमें हम घटा देंगे ऐसे लोगों की सैलरीज को, ऐसे लोगों को हटा देंगे जो भारत में रह रहे हैं, विदेशों के लोग, क्योंकि वो भारत में जॉब कर रहे हैं लेकिन यहाँ से कमा करके पैसे को कहाँ भेज दे रहे हैं? बाहर भेज दे रहे हैं, है ना। तो उसमें हम लोग घटा देंगे ऐसे विदेशियों को, विदेशी जो भारत में आय सृजित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? जीएनपी के अंतर्गत ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसके अंदर क्या हो जाएगा? जीडीपी तो शामिल हो ही जाएगा। ठीक, साथ ही में अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना टाटा का और टेस्ला का, तो अब टाटा ने मान के चलिए कि एक अपनी जो ब्रांच है वो डाल रखी है यूएसए में, है ना। तो यहाँ पर इसने यूएसए में जितना भी प्रॉफिट कमाया, यूएसए के अंदर जितना भी प्रॉफिट कमाया, वो सारा प्रॉफिट भी जीएनपी में जुड़ जाएगा। जितने भी यहाँ पर भारतीय लोग इस यूएसए वाली ब्रांच में काम कर रहे हैं, उनने जो सैलरी कमाई वो भी जुड़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो टाटा है, इस टाटा में जो फॉरेनर जो काम कर रहे हैं, टाटा में जो फॉरेनर काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो इनको जो सैलरी दे रही है टाटा, वो इस जीएनपी से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। साथ ही साथ टेस्ला भारत में है ना, तो टेस्ला में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी मिलेगी वो तो जीएनपी में काउंट होगी। लेकिन ये टेस्ला का जो कुल जो प्रॉफिट है, टेस्ला का जो कुल प्रॉफिट है, जो उसने भारत में प्रॉफिट कमाया और जो उसके एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं भारत में टेस्ला के अंतर्गत, उन सभी का जो प्रॉफिट और सैलरी है वो जीएनपी से बाहर निकल जाएगी। और समझा गया? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीएनपी। तो लिख लीजिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी इज इक्वल टू जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस प्रवासी भारतीय जो विदेशों में आय सृजित कर रहे हैं, प्रवासी भारतीय जो विदेशों में आय सृजित कर रहे हैं, माइनस विदेशी जो भारत में आय सृजित कर रहे हैं, जो भारत में आय सृजित कर रहे हैं। ठीक, देखिए
देखा जाए तो जो जीएनपी है वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जो जीएनपी है वो क्या है, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय हैं वो विदेशों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और विदेशों में रहते हैं तो खूब बढ़िया कमाते भी हैं, तो इसलिए उन सभी की सैलरी भारत आएगी, तो उससे हमारा जो जीएनपी है वो क्या होगा, ग्रोथ करेगा, नेशनल इनकम हमारी ग्रोथ करेगी। तो जीडीपी के कंपैरिजन में जो जीएनपी है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पैसा ज़्यादा आ रहा है बाहर से, और हम भारत से जो भारत में जो विदेशी जॉब कर रहे हैं वो कम पैसा कमा के लेके जा पा रहे हैं। लेकिन अगर अभी हम प्रेजेंट पे देखें तो प्रेजेंट में जीएनपी जो है जीडीपी से कम चल रही है। जीएनपी क्या है, जीएनपी जीडीपी से कम चल रही है, और गवर्नमेंट इसी में प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट कर रही है कि जीएनपी किसी तरीके से जीडीपी से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और जब ये जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमारी नेशनल इनकम है वो अपने आप काफ़ी तेज़ी के साथ बूस्ट करेगी, है ना। तो ठीक है, तो लिख लीजिए वर्तमान में, ऐसे लिख लीजिए, पहले इस तरह लिखिए कि देश के आर्थिक विकास में, देश के तीव्र आर्थिक विकास में जीएनपी का ज़्यादा महत्व होता है, जीएनपी का ज़्यादा महत्व होता है, परंतु वर्तमान में जीएनपी जीडीपी से कम है। किसमें? अगर हम इंडिविजुअली देखें ना भाई, इसमें तो जीएनपी में हमने क्या किया, जीडीपी शामिल था उसमें, लेकिन उसमें जो दो लोग और शामिल हैं, अप्रवासी भारतीय जो पैसा अंदर ला रहे हैं और विदेशी जो लेके जा रहे हैं, तो अब उनको हम पूरा कैलकुलेट कर लें अगर, तो जीएनपी इंडिविजुअली निकल आएगा ना। नहीं बात समझ में आई? आ गई भाई। जीएनपी 10 रुपये है जीएनपी, और जीडीपी मान के चलिए कि जीडीपी सपोज दैट जीडीपी है 12 रुपये, ठीक है ना, जीडीपी है 12, और मैं कह रहा हूँ 2 रुपये बाहर जा रहा है और 4 रुपये अंदर आ रहा है, तो अब कैलकुलेट करिए तो ये जीएनपी ना निकल आएगा। अगर हमें जीएनपी निकालनी है तो ये जीएनपी निकल आया, 10 में दोगे 12, ये मतलब कितना हो गया, 14। जीएनपी क्या हो गया, 14 हो गया, लेकिन जीडीपी क्या है, जीडीपी तो 12 है ना, जीएनपी 15 हो गया, जीडीपी क्या है, जीडीपी 12 है। ये कंडीशन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, जब जीएनपी क्या हो, जब जीएनपी बड़ा हो जीडीपी से। लेकिन हमारे यहाँ क्या चल रही है, कंडीशन अभी उल्टी चल रही है, हमारे यहाँ जो जीएनपी है वो कम चल रहा है जीडीपी कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए ओके, अब एक टर्म आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एक टर्म है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको निकालना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भाई, सपोज दैट, अब ये वही है सेविंग और एक्सपेंडिचर वाला ही खेल है यहाँ पर। अब हमको क्या निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो अगर हमें मतलब भाई, अगर आपने से मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाया और मैंने कहा कि आपकी शुद्ध इनकम कितनी हुई, तो आप क्या करेंगे, जो आपने कमाया उसमें आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है वो आप घटा देंगे। भाई अब मैं आ रहा हूँ ना, इनको पहले थोड़ा सा समझाना दो, फिर डिप्रिसिएशन में आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, मान के चलिए कि एक कार है, एक एग्जाम्पल लें, तो कार जब आपने नई कार खरीदी तो कार की जो इंश्योरेंस जो होगा वो महंगा होगा। अगले साल क्या है, वो जो इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, अगले साल और कम हो जाएगा, होता है ना, हर साल इंश्योरेंस की जो अमाउंट होता है कार का वो कम होता जाता है। क्यों?
क्योंकि कंपनी ये मान रही है कि जो आपकी कार है उसकी वैल्यू घटती चली जा रही है, यानी कि उसकी जो मूल्य है उसका क्या हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। पंडित जी ठीक है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि आपकी कार की क्या वैल्यू है, ठीक है ना, नेट अमाउंट क्या है आपके कार का, तब आप क्या करेंगे, वो 2-3 सालों में जो आपकी मूल्य ह्रास हो गया उसको आप घटा देंगे ना। अब 3 साल बाद आप ये थोड़ा कहेंगे 20 लाख की मेरी कार है। अब 3 साल बाद आप उस कार की कीमत आपकी क्या हो गई, 14 लाख हो गई। तो ये क्या हो गया, मूल्य ह्रास हो गया। तो अगर हम बात करें NNP की, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट की, यही जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, यही है वास्तव में हमारी नेशनल इनकम, इसी से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट के द्वारा। तो जो NNP है, अगर हमें NNP को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये जो GNP जो हमने कैलकुलेट किया था ना GDP की मदद से, हमने GDP की मदद से क्या कैलकुलेट किया था, GNP कैलकुलेट किया था। तो देखिए पहले हमने GDP को कैलकुलेट किया, GDP की मदद से फिर हमने GNP को कैलकुलेट किया, और GNP की मदद से हम NNP को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन, ठीक है। और अगर हमें निकालना है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP एट मार्केट प्राइस, अगर हम NDP एट मार्केट प्राइस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कर देंगे GDP एट मार्केट प्राइस मतलब माइनस मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपने 4 टर्म देख लिए, GDP देख ली, GDP से फिर आपने देखा GNP कैसे निकालते हैं, GDP के द्वारा NDP कैसे निकालते हैं, और GNP के द्वारा NNP कैसे निकालते हैं। ये 4 चीज़ें आप लोगों ने देख ली। अच्छा, एक और आप लोगों ने सबसे बेस जो देखा आपने, ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA, ठीक है ना। तो GV हमने देख रहे हैं कि सबसे छोटा यूनिट तो वही है, GVA की मदद से हम लोग GDP निकाल रहे हैं, और फिर इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। तो इसको नोट कर लिया, NNP और NDP को। आइए अब ये ठीक है, नोट कर लो फिर आगे बढ़ूँ। ठीक, देखो NNP एट मार्केट प्राइस, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक ना, क्योंकि ये जो NNP एट मार्केट प्राइस है, यही इसी से जा कर के हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना जो नेशनल इनकम है उसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कैसे, NDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है साधन लागत, मतलब कुल जो लागत लगी है, ठीक है। ये तो क्या है, ये तो मार्केट प्राइस है, NDP का मार्केट प्राइस। ये क्या है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट रुको, हाँ ये NDP से नहीं NNP है यार, NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस भाई एक बात बताओ ना, जो ये मार्केट प्राइस जो होता है, मान लो कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हैं, सपोज दैट मार्कर खरीदने गए, तो सीधी सी बात है कि इसमें इस मार्कर की जो कुल लागत लगी है, कुल लागत यानी कि कुल साधन लागत फैक्टर कॉस्ट, ये भी इसमें इंक्लूड है। और इसमें इंक्लूड क्या है, जो आपने टैक्स दिया है। भाई ये मार्कर अगर 25 रुपये का मिल रहा है तो इसकी लागत 25 रुपये थोड़ा है,
इसकी लागत है मान लीजिए 15 रुपये, प्लस इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो प्रोड्यूसर है, जिसने इसको प्रोड्यूस किया है, वो अब इसकी कीमत कितनी तय करेगा, 20 रुपये जो उसको बनाने में उसको खर्च आया, जो 5 रुपये वो टैक्स जमा कर रहा है। तो अब ये इसकी कीमत क्या बताएगा दूसरे से कि 20 रुपये तो मुझे खरीद ही पड़ी है, मतलब खरीद क्या, मतलब मुझे 20 रुपये तो इसकी मुझे कॉस्ट ही पड़ी है। तो अब ये क्या करेगा, इसको 20 रुपये से ऊपर बेचेगा ना, ये बात समझ आई। तो उसी तरीके से अगर हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अगर हम निकाल रहे हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें शामिल है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। अब मान के चलिए कि ये मार्कर है, 15 रुपये में बना था, 5 रुपये इसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगा, 20 रुपये। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, और उसके तहत गवर्नमेंट ने कह दिया कि 20 रुपये तो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, ऐसा करते हैं 2 रुपये हम इसमें सब्सिडी दे रहे हैं। तो अब इस मार्केट की कॉस्ट कितनी पड़ी, 18 रुपये। गवर्नमेंट ने सब्सिडी ना दे दी, तो अब कितना तुम्हें पड़ रहा है, 18 का पड़ रहा है ना। अब वो जो प्रोड्यूसर है वो क्या कहेगा, भाई 2 रुपये तो इसमें सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है ना। तो अब प्रोड्यूसर क्या कह देगा कि मुझे इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 18, यानी कि वो 18 के बाद इसको बेचना चालू करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम NNP एट मार्केट प्राइस निकालेंगे तो इसका मतलब होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ठीक, अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब अगर हमको निकालना है एक्चुअल में जो फैक्टर कॉस्ट निकालना है, NNP फैक्टर कॉस्ट, बस इसी को हम कह देते हैं नेशनल इनकम। इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम, NNP एट फैक्टर कॉस्ट को। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, NNP एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, बस इसको जो है इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लो। क्या हो गया, मूल्य ह्रास। कितने का टोपा खरीदी थी, कितने खरीदी थी, 100 का। अब कितने का बेचोगी, पुराना हो गया तो कभी भी जाएगा। तो कितने का जाएगा, कितने का जाएगा फिर भी, मतलब तुम अगर सामने वाले से अगर इसने कहा कि मुझे तुम्हारा टोपा खरीदना है, तो तुम अब इसको 100 रुपये तो बोलोगे नहीं, जानते हो 100 बोलोगे तो तुम्हें तुम तक गरिया देगी। तो तुम उसको क्या बोलोगे कि 100 का मैंने खरीदा था लेकिन 50 रुपये का मैं तुम्हें दे दूंगी। तो ये तुमने जो 50 रुपये अपना बड़ा दिल करके तुमने घटा लिया, ये काहे को घटा लिया, क्योंकि तुम क्या कह रहे हो कि पुराना हो गया है, क्या हो गया, इसका मूल्य ह्रास हो गया है। बस वही मूल्य ह्रास ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब आपकी टोपी की कीमत कितनी है, 50 रुपये बची, क्योंकि 50 रुपये का तो मूल्य ह्रास हो गया ना। ठीक, इसी मूल्य ह्रास को कहते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, DEPRECIATION, डिप्रिसिएशन। चलो, तो ये जो आपका NNP हो गया, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यही क्या है, इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या साधन लागत, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर शुद्ध। चलिए, अब अगर हमको निकालना है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, प्रति व्यक्ति आय, PCI, पर कैपिटा इनकम, है ना। अगर हमें प्रति व्यक्ति आय निकालनी है कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे लड़कियों, अगर हमें प्रति व्यक्ति आय निकाले, भाई हमने क्या कर लिया, हमने पूरे देश की हमने ये आय निकाल दी, हमने पूरे देश की आय निकाल दी ना, यानी कि देश की पूरी आय क्या है, NNPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, साधन लागत पर, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट में साधन लागत। तो ये क्या है, यही है नेशनल इनकम। तो हमने क्या कर दिया, हमने नेशनल इनकम हमने निकाल लिया। देखिए, चूंकि NNP हमने ये निकाला है, ठीक है ना, और NNP निकालने के लिए हमने GNP निकाला था, GNP हमने GDP से निकाला, तो वो हम इस तरीके से हम रखते हुए हम NNPFC हम निकाल लेंगे, NNPFC हमने निकाल लिया। अब अगर हमको निकालना है पर कैपिटा इनकम, आपने सुना होगा
कि दुबई में पर कैपिटा इनकम फला इतनी है, यूएसए में इतनी है, हैं भारत में इतनी है, हैं। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है ये कैसे डिपेंड कर रही है हर जगह जगह? अगर हम देखें दुबई अगर भारत में कंपैरिजन करें तो हम जानते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 5वीं 6वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एक फ्रांस और हम आगे पीछे चल रहे हैं ना, कभी फ्रांस आगे कभी हम आगे, तो कभी हम 5th में आ जाते हैं, कभी 6th में आ जाते हैं, और ब्रिटेन बिल्कुल हमसे थोड़ा सा बिल्कुल आगे है ना। 2.68 ब्रिटेन की है और 2.62 के समथिंग हमारी है इकोनॉमी, जो भी है, मतलब पॉइंट में हम ब्रिटेन से केवल पीछे हैं बस। फ्रांस को तो हम एक बार बीट कर भी चुके हैं और फिर फ्रांस हमसे आगे था। अब इस समय पता नहीं फ्रांस आगे कि हम आगे हैं। फ्रांस आगे है, ठीक है, कोई बात, हम आगे हैं, चलो। तो यानी कि हम 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है। जो हमारी नेशनल इनकम है वो क्या है, पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है। पैसा कमाने वाला देश हमसे आगे कौन है? अमेरिका, चाइना और जापान और ब्रिटेन, है ना। जापान भी कितना है, 4.6 समथिंग में है, 4.6 ट्रिलियन डॉलर है जापान की, और अमेरिका की है 18 ट्रिलियन डॉलर, और चाइना की है 12 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, और जापान की है 4.6, और फिर ब्रिटेन की है 3.8 या 6.2, और फिर भारत की है 2.6, उससे 2.234 पॉइंट में हम पीछे हैं, फिर फ्रांस है, ठीक है। तो रशिया तो देखिए, रशिया तो और ज़्यादा पीछे आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत विश्व में 5वां सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला देश है। लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम में तो भारत बहुत पीछे चला जाता है ना। तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है जो आपने पैसा आपने टोटल कमाया उसमें कितने लोगों का, उसमें मतलब टोटल जो जनसंख्या है भाई, टोटल जो क्या है, जो पॉपुलेशन है, तो बस हम इसको जो हम कैलकुलेट कर लें तो हम पर कैपिटा इनकम निकाल लेंगे, है ना। तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए क्या होगा, NNPFC अपॉन टोटल पॉपुलेशन, है ना। NNPFC अपॉन टोटल पॉपुलेशन हम कर देंगे, इससे क्या निकाला जाएगा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो अब जो दुबई वगैरह है, गल्फ कंट्रीज है, वहाँ पर कैपिटा इनकम क्यों ज़्यादा है? जनसंख्या कम है ना, जनसंख्या कम है तो पर कैपिटा इनकम वहाँ पर ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है ना, तो पर कैपिटा इनकम हमारी, क्योंकि हम जनसंख्या को डिवाइड कर रहे हैं ना टोटल इनकम से। चलिए, हमसे ज़्यादा है तो अमेरिका, तो चाइना की देख तो रहे हो, हम और चाइना लगभग जनसंख्या में बराबर हैं, ठीक है। और पूरा विश्वास है कि इस बार की जो जनगणना आएगी तो उसमें हमने फतह हासिल कर ली होगी, पक्का देख लेना। जनगणना आने दो, 100% चाइना से आगे निकल गए होंगे। हाँ, वर्तमान में यार अभी तो नया डेटा अभी तो आया नहीं, 17-18 का डेटा अभी ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये नया डेटा अभी, इसके बाद ये जब पॉपुलेशन का जब डेटा आ जाएगा इसके बाद ये रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये अभी जनसंख्या का जब डेटा आ जाएगा उसके बाद ये नया जो डेटा आएगा पर कैपिटा इनकम का, क्योंकि भाई जनसंख्या जैसे बढ़ रही होगी उसी तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे फिर से, है ना। तो अब अभी आप लोग इसका इंतजार करिए कि जब ये जनगणना के डेटा आए सेंसस के, उसके बाद देखना तुरंत उसी के बाद ही कुछ ही समय बाद पर कैपिटा इनकम का डाटा आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सब इंतजार, चूँकि अब देखिए 2022-23 तक में तो आ ही जानी चाहिए थी, लेकिन अब इस बार चूँकि चीज़ें सब लेट हो रही हैं तो वो भी लेट हो जाएगी। हाँ, मैं कहाँ पर था, पर कैपिटा इनकम, वो तो हो गई ना बात पर कैपिटा इनकम की, ठीक है। अच्छा, और क्या बताया जा सकता है इसमें? हो गया, अब इसमें क्या बताने लायक है ना। चलो खैर, हाँ एक पॉइंट शायद और इसमें देखा जा सकता है। ओके, खैर उसका कोई मतलब नहीं है, मुद्रा हास हमने देख ही लिया है। ये कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्रोडक्ट, खैर चलो अब हम लोग चलते हैं सीधे पंचवर्षीय योजनाओं में, इसकी बातें हो गई। अब बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो अब जो नेशनल इनकम है वो तो इसमें हो ही गया, बाकी फिर अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह है वो अलग चीज़ें हैं,
वो उसमें अलग टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को। हाँ हो अच्छा, चलो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इसको देख लेते हैं। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन में हम किसको घटा देते हैं, इन्फ्लेशन में हम घटा देते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को, और फिर जब फैक्टर कॉस्ट को हम इधर लेके आएंगे तो इन्फ्लेशन कहाँ चला जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अरे रुक जाओ, ये अलग मैटर है, ये कॉस्ट प्राइस है। अच्छा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अरे यार तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को तो ऐसे निकाल लेंगे ना हम, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस, और वही चीज़ है प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है, ये एनएनपी एफसी है, नेट नेशनल अरे यार एनडीपी है यार, ठीक है, सारा प्रोसेस वही है सेम, ठीक है, सारा प्रोसेस यही वाला है, बस जहाँ जहाँ जीएनपी लिखा है वहाँ वहाँ जीडीपी लिख दो, जहाँ जहाँ एनएनपी लिखा है वहाँ पर आप एनडीपी लिख दीजिए, बाकी सेम सारा प्रोसेस वही है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा ये खास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं रखता, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रखता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। कॉस्ट प्राइस, ओके, कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। अच्छा एक और हाँ टर्म है, एक टर्म ये है, टर्म ये है एक कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब ये कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब यही जो कांस्टेंट प्राइस है इसको हम कभी कभी देखिए, मार्केट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में क्या अंतर है। कांस्टेंट प्राइस तो हमने क्या कर लिया, किसी एक ईयर को हमने बेस ईयर मान लिया, और इस समय जो बेस ईयर माना हुआ है वो माना है 2017-18 को, ठीक है ना। अभी ये बेस ईयर क्या होता है, ये इसको क्या होता है, जैसे ही जनगणना नहीं आएगी फिर हो सकता, अभी पहले 2011-12 बेस ईयर था, 2011-12 से बढ़ा करके हमने 2017-18 कर दिया। अब अगला जो बेस ईयर है ये जनगणना आने के बाद संभवतः उम्मीद है कि 22-23 बेस ईयर कैलकुलेट किया जाए। तो यानी कि इस बेस ईयर से अगर हमें क्या करना है, अपने जीडीपी को कैलकुलेट करना है इस बेस ईयर के आधार पर। अभी तक मैं क्या कह रहा था, मार्केट प्राइस जो कि क्या है, डेली चेंज हो रहा है। अभी तक जो हम लोग जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस तो डेली चेंज होता है, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हम डेली का हम अंतर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है, इधर पर अगर हम देखें जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो इसमें क्या किया था, इसमें एक बेस ईयर से इसको कैलकुलेट किया जाता है। नहीं बात समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक कांस्टेंट प्राइस, एक ये नया टर्म है, इसको लिख लो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस उसमें इन्फ्लेशन घटा दें। अभी इसको मैं थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ रहा कि अभी तो मैं समझ नहीं आ रहा। इन्फ्लेशन मूल्यह्रास, ठीक है, मार्केट प्राइस, मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ ना कि कैसे समझाया जा सकता है। ठीक, प्राइस ठीक है। मान के चलो ये क्या चीज़ है, 2017-18 में सपोज दैट किसी वस्तु की जो कीमत है वो है, मान के चलिए कि 100 रुपये, ठीक है ना। 2017-18 में वस्तु की कीमत कितनी है,
मान के चलिए 100 रुपये। अब हमें देखना है कि इस समय इस या आपकी मैं कह रहा हूँ सैलरी, आपकी जो सैलरी है वो कितनी थी 100 रुपये 2017-18 में। अब हमने इसमें क्या कर रखा है, 2017-18 को हमने बेस ईयर मान रखा है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि आज आपकी जो सैलरी है ये वास्तव में कितनी है। उसमें हम इन्फ्लेशन को घटाएंगे, मुद्रास्फीति को। अब सपोज दैट कहा गया, गवर्नमेंट ने कहा कि मुद्रास्फीति की जो दर है, इन्फ्लेशन की जो दर है वो है 6% पर ईयर। 6% पर ईयर क्या है, मुद्रा इन्फ्लेशन की जो दर है मुद्रास्फीति की वो 6% पर ईयर है। अब इसमें क्या किया गया, मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो है 2017-18 में 100 रुपीज़, और इसको क्या माना गया, इसको माना गया है बेस ईयर। ठीक है। अब अगर कैलकुलेट करना है आज वर्तमान में आपकी जो सैलरी को, ठीक, तो इसमें देखिए क्या होता है कि 100 रुपये आपकी सैलरी थी उस समय, इसमें 3 रुपये प्रतिशत क्या लग रहा है, इन्फ्लेशन लग रहा है। और 2017-18 से आज क्या चल रहा है 21-22, मतलब कि 4 साल का बीच में क्या गया, समय आ गया। 3% इन्फ्लेशन था, 4 साल यानी 3 चौको 12, 3 चौको क्या हो गया 12, यानी कि जो इन्फ्लेशन की दर है वो इन्फ्लेशन हो गया 12। ठीक है। और आज आपकी जो इनकम है, मैं कह रहा हूँ आज आपकी सपोज इनकम बढ़ करके कितनी हो चुकी है, मार्केट प्राइस यानी वर्तमान का, आज आपकी इनकम बढ़ करके कितनी हो चुकी है। अगर ये हमें निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस को अगर हम निकाल देना है तो ये कहाँ चला जाएगा, 12 इधर चला जाएगा और जुड़ जाएगा इस पर भाई, इन्फ्लेशन जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस में जुड़ गया तो ये हो जाएगा 100 + 12 यानी कि 112 रुपये। तो अब आपने देखा जाएगा जो आपकी सैलरी की जो ग्रोथ हुई इन्फ्लेशन की वजह से वो कितनी हो गई, आज आपकी सैलरी बढ़ करके 112 रुपये। यानी कि अगर आप 2017-18 में आप 100 कमा रहे थे तो एक्चुअली में आपकी सैलरी कितनी बढ़ गई, 12 रुपये आपकी बढ़ गई। ठीक है ना। तो ये वाला ये इससे निकाल लिया हमने। तो इसका ये फार्मूला कभी कभी एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है, तो ये फार्मूला केवल आप ध्यान दे लीजिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इन्फ्लेशन। 12% बढ़ जाए, हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता है ना क्या चीज़, वो तो देखो कैलकुलेट करने का पूरा तरीका, मैंने वो गवर्नमेंट हमेशा देखते हो कि बोलती रहती, डेटा देती रहती है कि 3.6% की दर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसी को तो इन्फ्लेशन को तो ही फिर रेपो रेट और बैंक रेट वगैरह से मैनेज करती है आरबीआई। कह रहा हूँ सर, डायरेक्ट 4 साल में 12 ना बढ़ के इससे कुछ ज़्यादा बढ़ेगा। चक्रवृद्धि वही चीज़ तुम कह रहे हो, मैंने क्या समझाने के लिए मैंने एक बताया है कि इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने बैठ जाऊँगा तो जो है, ठीक है, तो ये एक मैंने क्या बताया कि नॉर्मल केस बताया कि इस तरीके से इन्फ्लेशन अगर 3% बढ़ रहा है तो 4 साल में मोटा मोटा इस तरीके से बढ़ गया। अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट तुम जो है 3% को कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल के घर में निकाल लेना कि कितना बढ़ गया। ठीक है, चलो चलिए खैर अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आप सीधे हेडिंग डालो, जो CSO है ये किन किन क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाएं करता है, कैलकुलेट करता है, वो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये चीज़ें देख ही चुके हैं। इन तीनों सेक्टर्स में क्या करेगा CSO जो है, इन तीनों सेक्टरों से आंकड़े इकट्ठे करेगा। प्राइमरी सेक्टर में, अच्छा खनन किस में आता है, हाँ खनन सेकेंडरी में आता है, हाँ माइंस। प्राइमरी में केवल क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, उस एग्रीकल्चर के अंतर्गत मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, ये उसी में आ जाता है। 3 ही सेक्टर है जो प्राइमरी, 3 ही चीज़ें जो प्राइमरी में आ रहे हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, वानिकी, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, सब्जियां जो उगा रहे हैं या फल वगैरह उगा रहे हैं, वानिकी, और तीसरा मत्स्य पालन। ठीक ना, ये 3 चीज़ आते हैं प्राइमरी में। खनन जो है, खनन किस में आ रहा है, सेकेंडरी में आ रहा है। इसकी जैसे डेफिनेशन होती है कि हाँ होना चाहिए, हाँ, जिसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि प्राइमरी सेक्टर में ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो नेचुरल हो, है ना, जिनको हम एज अ रॉ मटेरियल हम सेकेंडरी जो उसमें एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करें। लेकिन यही कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, यही कन्फ्यूजन वाला पॉइंट। मैं क्या बता रहा हूँ, प्राइमरी सेक्टर में केवल 3 ही चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर, उसी में दुग्ध उत्पादन आ जाएगा, वानिकी, और तीसरा आता है आपका मत्स्य पालन। खनन को चेक करना, खनन सेकेंडरी सेक्टर में तुम्हें रखा हुआ मिलेगा, यही है कन्फ्यूजन वाला, इसीलिए मैंने खनन पूछा है। ठीक है ना, खनन किस में आएगा, माइंस, सेकेंडरी में आते हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर से हमने दूध का उत्पादन किया, उस दूध से हमने क्या बनाया, पनीर बनाया, तो वो किस में आ जाएगा, वो सेकेंडरी में आ जाएगा।
है ना। अब आपकी कंपनी है अमूल, अमूल कंपनी है, अमूल कंपनी ने प्राइमरी सेक्टर से मिल्क खरीदा, उसको पैकेट में भर भर के क्या कर दी, बेचनी चालू कर दी, तो सेकेंडरी सेक्टर काम करने लग गई, क्योंकि उत्पादन कर रही है, वस्तु का उत्पादन कर रही है, बेच रही है, इंडस्ट्री बना दी ना उसने। अब उसने क्या कर रखे हैं, अब वो आपकी पनीर या दूध खराब निकल गया, तो अब आप क्या करेंगे, आपको वो हेल्प सपोर्ट देगा, कस्टमर सपोर्ट, तो आपने फ़ोन करके कंप्लेन वगैरह की, जो भी टेस्ट गुड नहीं है एवरीथिंग, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका टर्सरी सेक्टर में, है ना। तो ये तीन, ये थोड़ा देखते हैं, अच्छा CSO जो आंकड़े इकट्ठे करेगा हर, ये खनन में कंफ्यूज है, तुम खनन जाके चेक करना। हाँ, वो भी सेकेंडरी में आएगा। वो पेट्रोलियम भी तो माइनिंग ही हो रही है ना, वो भी तो क्या है, एक माइनिंग ही है। तो ये जो भी खनन से संबंधित चीज़ें हैं वो सब कहाँ आ रही हैं, सेकेंडरी में आ रही हैं। और जो भी सर्विस देने संबंधित चीज़ें हैं, अब मान के चलिए कि आप बस में यहाँ से दूसरी जगह गए, तो वो क्या है, वो आपको सर्विस दिया ना, बस वाले ने पूरी बस उठा कर आपको नहीं दी, सर्विस दिया, तो वो किस में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब ट्रेजरी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो CSO के जो आर्थिक डाटे इकट्ठा करने के जो 3 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, प्राइमरी सेक्टर से ये डाटा इकट्ठा करेगा, सेकेंडरी से करेगा और टर्सरी से करेगा। ठीक है, हाँ, अब अभी पहले यहाँ पर इतना चलने दो, ठीक है ना। अभी आप CSO को देख रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर CSO के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ से CSO क्या कर रहा है, डाटा इकट्ठे कर रहा है। अच्छा, ये तो शायद एक बार और हम बात कर चुके थे कि इस समय सबसे ज़्यादा जो योगदान है किस सेक्टर का है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो GDP में योगदान दे रहा है, हमारे नेशनल इनकम में, जो नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा जो योगदान दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, टर्सरी सेक्टर। लगभग कितना, लगभग है मेरे ख्याल से 57.5, हाँ ठीक है ना, 57.5% का योगदान कौन दे रहा है, टर्सरी। और 29 के आसपास का योगदान कौन दे रहा है, 29% का सेकेंडरी। और लगभग 13-14% कि 16-17 है, 17। इसको ज़रा गूगल कर लो यार थोड़ा सा, वर्तमान का ज़रा गूगल करो, एग्जैक्ट जो है वर्तमान का निकल करके आ जाए। क्योंकि इस साल जो है बूस्ट किया है ना, अभी 4-5 दिन पहले न्यूज़ में था ना कि सेवा क्षेत्र ने इस बार सबसे ज़्यादा बूस्ट किया है, सबसे ज़्यादा बूस्ट कर गया है सेवा क्षेत्र। हमने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सेवा क्षेत्र में से, जितना हमको पैसा मिला है उसमें। तो उसको ज़रा देख लो, बिल्कुल करंट का डेटा। हाँ, तो टर्सरी तो आगे है ही ना, लेकिन इस समय टर्सरी का परसेंटेज और बढ़ गया है अभी ये कोविड के बाद, ठीक है ना, बहुत तेज़ी के साथ हमने बूस्ट किया है। एग्रीकल्चर में सर्विस का देखो, एग्रीकल्चर कितना है, हाँ 18.20। देखो एग्रीकल्चर भी बूम किया है, क्यों, क्योंकि जो माइग्रेट्स हैं वो वापस आए हैं। भाई ये पिछले साल ही ये डेटा दिया गया था कि इस बार जो एग्रीकल्चर सेक्टर ये हमारा क्या करेगा, बूम करेगा, क्योंकि जितने भी माइग्रेटरी थे वो वापस अपने यहाँ वापस लौट करके आए, और उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर इस बार काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इस बार प्रोडक्शन हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हुआ है, पिछले कई सालों से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ इस बार। ठीक है, तो 18.20 क्या है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी कितना है, टर्सरी 51 है। मतलब कल लेटेस्ट बिल्कुल डेटा देख रहे हो तुम, अरे गूगल बाबा है, मुझे टर्सरी का यार यकीन नहीं हो रहा। सेकेंडरी 29, हाँ सेकेंडरी तो 29 ठीक है, टर्सरी यार चलो ठीक है, खैर कितना हो गया, लगभग 60
70 90 50 60 70 80 81, ओके, लगभग 100 हो गया। अब जरा छोड़ो उसको, छोड़ो, थोड़ा सा कुछ चीज़ें लिख लो। लिखो राष्ट्रीय आय की गणना 3 पद्धतियों से की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 पद्धतियों से की जाती है। पहला उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि और तीसरा व्यय विधि। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है। भारत में कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं? भारत में जो ए और बी हैं, उत्पादन और आय विधि, ये भारत में प्रचलित हैं आय की गणना के लिए। ठीक है, भारत में उत्पादन और आय विधि प्रचलित हैं उत्पादन की गणना के लिए भारत में, जिनमें से जो ये उत्पादन विधि है ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए प्रचलित है। अगर हमें प्राइमरी, भाई देखिए 3 विधियां हो गई, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। 3 विधियां हैं कैलकुलेट करने के उत्पादन। ठीक है, ये 3 विधियां हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, राष्ट्रीय आय को। इन 3 विधियों में जो पहली की जो 2 विधियां हैं, उत्पादन और आय विधि, ये भारत द्वारा प्रचलित है। ठीक है ना। जो व्यय विधि है अमेरिका में ज़्यादा प्रचलित है। तो पहली और दूसरी विधियां भारत में प्रचलित है, लेकिन भारत में भी सेक्टर 3 है। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है वो उत्पादन विधि के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है उसकी नेशनल इनकम। ठीक है, और जो टर्सरी सेक्टर है उसमें आय विधि के द्वारा। ठीक है, तो उत्पादन विधि के द्वारा प्राथमिक और जो द्वितीयक क्षेत्र है उसकी आय की गणना की जाती है, और आय विधि के द्वारा, जो आय विधि है उसके द्वारा टर्सरी सेक्टर में आय की गणना की जाती है। ठीक, देखो एक और टर्म का जिक्र किया गया है। एक टर्म है रियल पीसीआई, रियल पर कैपिटा इनकम। ये इज इक्वल टू होता है पीसीआई एट मार्केट प्राइस माइनस इन्फ्लेशन। इसको भी लिख लो, रियल पीसीआई, रियल पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू पीसीआई एट मार्केट प्राइस माइनस इन्फ्लेशन। और नीचे लिख लीजिए यह देश के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। जो रियल पीसीआई, इसमें लिए यह देश के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, और अब हेडिंग डाल दीजिए प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। पीसीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात अभी हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, जब हम लोग किसको पढ़ेंगे, जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पढ़ेंगे, तब उसमें हम लोग देखेंगे किसको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, सीपीआई को। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जरा 2-3 मिनट में, समय तो हो गया है लेकिन 2-3 मिनट में जरा हम लोग लिख लेते हैं ये जो प्लानिंग कमीशन है इनके बारे में। तो लिख लीजिए योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। ठीक है, लिखिए योजनागत विकास के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया। योजनागत विकास के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग ने
हर 5 वर्ष के विकास की गणना के लिए, और इस आयोग ने हर 5 वर्ष में विकास की गणना के लिए ठीक है अपना एजेंडा फिक्स किया। एजेंडा को क्या कहेंगे, मतलब अपना एक रूपरेखा जो है हर 5 वर्ष में ग्रोथ को क्या करेगा, ये देखेगा। ठीक है, अपना एजेंडा या अपना जो कार्यक्रम है, प्लानिंग जो है, एजेंडा को क्या कहेंगे यार, हाँ कुछ भी एजेंडा लिख लो। ठीक है, फिक्स किया। ठीक है, पहला लिख दीजिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आई। गठन कब हुआ था सर योजना आयोग का? ये 1950 में हुआ था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का गठन 1951 में हुआ। ठीक है, और ये मॉडल कौन सा है, हैरोड डोमर मॉडल। हैरोड डोमर, HARROD, हैरोड डैश डोमर, DOMER, हैरोड डोमर मॉडल। हैरोड डोमर मॉडल। ठीक है, 1951 से लेकर के 56 तक ये रहा। जवाहरलाल नेहरू इसमें क्या थे, प्रधानमंत्री थे इस समय। इसमें जो एजेंडा फिक्स किया गया, या इसमें ज़्यादा विकास पर जो ध्यान केंद्रित किया गया, किस पर किया गया, कृषि पर। तो लिख लीजिए, इसमें कृषि के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें कृषि के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरा लिखिए, दूसरा 1956 से 61, दूसरा 1956 से 61 PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित। दूसरा पंचवर्षीय 56 से 61 PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इस पर भारी उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस पर भारी उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस पर भारी उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसे विप्रवेशण, इसे विप्रवेशण का सिद्धांत या टपक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे विप्रवेशण का सिद्धांत या टपक सिद्धांत भी कहते हैं। विप्रवेशण मतलब होता है किसी चीज़ का छन छन करके जाना। इसे विप्रवेशण का सिद्धांत या टपक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, बाकी की हम लोग बात करेंगे किसी दिन, और 5-10 मिनट का और बचा है। इसे विप्रवेशण का सिद्धांत या टपक सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखो, महात्मा गांधी का तर्क था कि जो भी डेवलपमेंट का मॉडल होना चाहिए, तो हम निचले स्तर पर डेवलपमेंट चालू कर दें। यानी कि जो आपकी MSME है ना, या उन्होंने क्या कहा था कि गाँवों से ही हम क्या करें, देश का विकास सुनिश्चित करें, गाँवों को हम डेवलप कर दें। तो जब अगर सारे गाँव डेवलप हो जाएंगे तो अपने आप देश डेवलप हो जाएगा। तो महात्मा गांधी नीचे से ऊपर जाने की बात कर रहे थे, है ना। महात्मा गांधी नीचे से ऊपर जाने की बात कर रहे थे, यानी कि गाँव को डेवलप कर दो, अपने आप देश डेवलप हो जाएगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या थे, जवाहरलाल नेहरू लेकर के विप्रवेशण से, उनका मानना क्या था कि भारी उद्योग लगा दो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दो, वो डेवलप हो जाएंगे, अपने आप उसका जो फायदा हो धीरे धीरे अपने आप नीचे स्तर तक पहुंच जाएगा, है ना। तो विप्रवेशण सिद्धांत यही है कि भारी भारी इंडस्ट्रीज लगा दीजिए, हाँ, वो प्रॉफिट में चलेंगी, अपने आप उसका प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा छनते हुए। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे तक विकास आने की बात कर रहे थे, और महात्मा गांधी विकास को नीचे से ऊपर ले जाने की बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए।